कहानी है 15 अगस्त की, जब एक शहीद की आत्मा अपने ही देश के गुनहगार से इंसाफ लेने लौटी। 14 अगस्त की रात थी। एक बंगला बहुत ही खूबसूरत सजाया गया था। अंदर एक आर्मी के सोल्जर की रिटायरमेंट पार्टी चल रही थी। उसके बहुत से साथी उस पार्टी में आए हुए थे। मिस्टर अरुण, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आप रिटायर हो चुके हो। अभी भी बिल्कुल जवान लग रहे हो आप, जैसे आज ही सेना में भर्ती हुए हो। हाँ, जवान तो मैं हमेशा ही रहूंगा। हम सेना वाले तो हमेशा के लिए ही जवान होते हैं। जबर, आपको नहीं लगता मिस्टर अरुण कि आपने कुछ ज्यादा जल्दी रिटायरमेंट ले ली? अभी तो आप सिर्फ 45 ईयर्स के। अभी तो आपको कम से कम 15 साल और नौकरी करनी चाहिए थी। शायद मेरा इतना ही टाइम लिखा था इस नौकरी के लिए, लेकिन देश के लिए समर्पित तो मैं मरते दम तक रहूंगा। मेरे देश से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा मिस्टर अरुण। आपने अगर उस गद्दार को पकड़वाया ना होता तो देश का बहुत नुकसान हो जाता। कल आपको ध्वजारोहण के लिए इनवाइट किया गया है और सबके सामने आपका सम्मान किया जाएगा। ऐसा मोमेंट हर किसी की जिंदगी में नहीं आता। आपने देश के लिए बहुत कुछ किया है। ये बात सुनकर मिस्टर अरुण के चेहरे पर बेहद खुशी भरी मुस्कान आ गई। पूरे घर में शानदार माहौल सजा था। घर की हर दीवार पर शोकेस लगे हुए थे, जिनमें मिस्टर अरुण के जीते हुए मेडल्स लगे हुए थे। सब उन्हें देखकर उनकी तारीफ किए जा रहे थे। तभी अचानक घर की लाइट फ्लिकर करने लगी। अरे, अचानक ही लाइट को क्या हो गया? वैसे यहाँ तो कभी लाइट जाती नहीं। बहादुर, जरा देख कर तो आओ। ठीक है साहब, मैं मेन स्विच देख कर आता हूँ। बहादुर टॉर्च लेकर मेन स्विच देखने गया, लेकिन मेन स्विच तो पहले से ही ऑन था। साहब, मेन स्विच तो चल रहा है, पता नहीं क्या गड़बड़ हुई है। मैं बिजली वाले को बुलाता हूँ, शायद कनेक्शन में कोई गड़बड़ी हो गई है। बहादुर ने इलेक्ट्रिशियन को कॉल किया। बार बार लाइट फ्लिकर कर रही थी। इसी वजह से गलती से मनोज के हाथ से उसकी ड्रिंक मिस्टर अरुण के कपड़ों पर गिर गई। ओह नो, आई एम सॉरी मिस्टर अरुण। ये अंधेरे की वजह से ठीक से कुछ दिखाई ही नहीं दिया। आपके पूरे कपड़े खराब हो गए। इट्स ओके मनोज, कोई बात नहीं। आप सब यहाँ एंजॉय कीजिए, मैं बस अभी आता हूँ। मिस्टर अरुण अपने कपड़ों को साफ करने के लिए वॉशरूम गए। लाइट अभी भी फ्लिकर कर रही थी। तभी उन्हें ऐसा लगा कि वॉश बेसिन के सामने लगे शीशे में उनके पीछे कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो थोड़े घबरा गए और जल्दी से अपने कपड़े साफ करके बाहर आने लगे। तभी अचानक उनके सामने उन्हें एक परछाई दिखाई दी। उसे देखकर मिस्टर अरुण बुरी तरह घबरा गए। कौन है यहाँ? मिस्टर अरुण को वहां धीमी धीमी कदमों की आहट सुनाई दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा तो बड़ी ही भयानक हालत में एक आदमी उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी और चेहरे से खून टपक रहा था। उसके कपड़े भी बुरी तरह फटे हुए थे और हर जगह सिर्फ खून ही खून नजर आ रहा था। उसने अपने हाथ मिस्टर अरुण की तरफ बढ़ाए और उनके गले को कसकर पकड़ लिया। अरुण का दम घुटने लगा। उन्होंने वॉश बेसिन पर रखी एक कांच की बोतल उठाई और उसके सिर पर दे मारी। उसकी पकड़ जैसे ही मिस्टर अरुण की गर्दन से छूटी, वैसे ही अरुण जोर से चिल्लाए, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। लेकिन जैसे ही मिस्टर अरुण चिल्लाए, वो परछाई कहीं गायब हो गई और लाइट भी आ गई। मिस्टर अरुण की आवाज सुनकर सब वॉशरूम की तरफ दौड़े तो देखा कि मिस्टर अरुण वॉशरूम का दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ आ रहे हैं। क्या हो गया था साहब आपको? आप इस तरह चिल्लाए क्यों? कुछ नहीं, वो दरवाजा जाम हो गया था और अंदर दम घुट गया था मेरा। क्या? लेकिन आपके साथ पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। पक्का आप ठीक तो है ना मिस्टर अरुण? यस, आई एम ऑलराइट। आप सब ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। मिस्टर अरुण ने दोबारा से पार्टी ज्वाइन की, लेकिन उनके दिमाग में उसी आदमी का वो भयानक चेहरा बार बार आ रहा था। लगभग 11:30-12 बजे तक पार्टी भी खत्म हो गई और सब वहां से निकल गए। अरुण घर पर अकेले थे। उनके घर में उनके साथ कोई रहता था तो वो था उनका नौकर बहादुर। बहादुर अपने कमरे में जाकर सो गया था और मिस्टर अरुण अपने कमरे की आराम कुर्सी पर बैठकर जाम के कश लगा रहे थे। उनके दिमाग में लगातार वही बात चलती जा रही थी। वो सब सच था क्या? मेरा कोई वहम? कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन
जहां तक मुझे लगता है ये मेरा वहम नहीं हो सकता। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था उसे, लेकिन वो तो मर चुका है, तो वो मुझे कैसे दिखाई दे सकता है? मिस्टर अरुण उठे और टेंशन में कमरे में चक्कर लगाने लगे। तभी उनका ध्यान अपने कमरे में लगे शीशे पे पड़ा और उन्हें शीशे में ध्यान से खुद को देखा तो उनकी गर्दन पे किसी की उंगलियों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। ये देखकर मिस्टर अरुण की जान हलक में अटक गई। मतलब ये सब मेरा वहम नहीं था, वो सच में यही था। मिस्टर अरुण शीशे में खुद को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। तभी उनके गले पर बने उंगलियों के वो निशान और गहराते चले गए। कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई और उन्हें वहां किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा। किसी के कदमों की आहट धीमी धीमे उनके कानों में पड़ रही थी और लग रहा था जैसे कोई दबी सी आवाज में उन्हें पुकार रहा हो। कौन है यहाँ? मिस्टर अरुण ने हर जगह देखा, लेकिन उन्हें वहां पर कोई दिखाई नहीं दिया। वो सीधे जाकर अपने बिस्तर पे बैठ गए। घड़ी में रात के 1:30 बजे हुए थे। उन्होंने अपने मोबाइल में कल सुबह का अलार्म सेट किया और सोने के लिए लेट गए। लगता है आज कुछ ज्यादा ही पी लिया मैंने, पता नहीं बार बार क्या क्या दिख रहा है मुझे। वो निश्चिंत होकर सोने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उनकी आंख लगी। उनकी आंख लगे थोड़ी देर हुई ही थी कि तभी टेबल पर रखी शराब की बोतल टेबल से गिरकर टूट गई। उसकी आवाज से मिस्टर अरुण की आंख खुली तो वो अचानक घबरा गए। टेबल के उस तरफ वही भयानक आदमी खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में खून उतर चुका था और हाथ में एक चाकू लिए हुए था। वो धीरे धीरे अरुण के बिस्तर की तरफ बढ़ने लगा। अरुण का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज मानो उसके गले में दबकर रह गई। वो हिम्मत करके अपने बिस्तर से उठा और दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन तभी उसके पैरों को उस आत्मा ने जकड़ लिया और मिस्टर अरुण सीधा जमीन पर गिर पड़े। वो चाकू लिए उनकी ओर बढ़ रहा था और मिस्टर अरुण डर के मारे पीछे की तरफ होते चले जा रहे थे। क्यों मेरे पीछे पड़े हो तुम? मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। प्लीज छोड़ दो मुझे। मिस्टर अरुण की ओर देखकर वो भयानक तरह से हंसा। उसने अपने हाथ में जो छुरी पकड़ी हुई थी सीधी मिस्टर अरुण के सीने में दे मारी। दर्द के मारे मिस्टर अरुण जोर से चीख पड़े और पूरे फर्श पर खून ही खून फैल गया। उनके चीखने की आवाज से बहादुर की नींद टूट गई और वो जल्दी से दौड़ता हुआ उनके कमरे में पहुंचा तो देखा कि मिस्टर अरुण नींद में जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। बहादुर जल्दी से उनके पास गया और उनके चेहरे पर पानी छिड़का। मिस्टर अरुण अचानक से हड़बड़ा कर उठे। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। आप सच सच बताइए साहब, आपको क्या हुआ है? आज आप बहुत ही अलग बर्ताव कर रहे हैं। आज से पहले मैंने आपको कभी इतना डरा हुआ नहीं देखा। पता नहीं बहादुर, लेकिन आज मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। कोई है जो मुझे बार बार नजर आ रहा है, पर मैं समझ नहीं पा रहा वो भ्रम है या हकीकत। अभी मैंने देखा कि उसने मेरे सीने में छुरी घोंप दी, लेकिन वो तो एक सपना था। मगर वॉशरूम में उसने मेरा गला दबाया था और उसकी उंगलियों के निशान अभी भी मेरे गले पर है। देखो। क्या नहीं तो साहब, आपकी गर्दन पर तो ऐसा कोई भी निशान नहीं है। लगता है आप किसी बात की टेंशन में हैं, इसलिए आपको ऐसे अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं। आप बोलो तो मैं आज रात को आपके साथ ही यहीं पर सो जाता हूँ। हाँ, आज तुम यहीं पर सो जाओ। वैसे भी मुझे कल सुबह ध्वजारोहण के लिए जाना है। तुम आज रात यहीं पर सो जाओ। मिस्टर अरुण ने आज बहादुर को अपने साथ ही सुला लिया, लेकिन पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई। कुछ घंटे बाद सुबह हुई तो मिस्टर अरुण ध्वजारोहण में जाने के लिए तैयार होने लगे। उन्होंने परफ्यूम लगाने के लिए जैसे ही अपनी परफ्यूम की बोतल उठाई तो उसमें गहरे लाल रंग का खून भरा हुआ था। बोतल में खून देखकर डर के मारे उनके हाथ से वो बोतल छूटकर नीचे गिर गई। क्या हुआ साहब? ये बोतल गिरकर कैसे टूट गई? आप साइड हो जाइए, मैं इसे साफ कर लेता हूँ, वरना आपके पैर में कांच लग जाएगा। इसके अंदर ये खून कैसे आया बहादुर? किसका खून है ये? खून? कैसा खून साहब? ये तो आपका परफ्यूम है। आपकी हालत मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। आप ध्वजारोहण के बाद एक बार डॉक्टर के पास जरूर जाना। तुम क्या बोल रहे हो बहादुर?
ये खून ही तो है, देखो तो किस तरह पूरे फर्श पर खून फैला हुआ है। बहादुर समझ चुका था कि अरुण को जरूर कुछ हुआ है। उसने जल्दी से फर्श से कांच के टुकड़े साफ किए और अरुण को एक गिलास पानी ला कर दिया। अरुण थोड़ा शांत हुआ और ध्वजारोहण के समारोह के लिए निकल गया। थोड़ी देर बाद वो वहां पर पहुंच गया। स्टेज पर उसे सम्मान के लिए बुलाया गया। मंत्री जी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ अवार्ड मिस्टर अरुण की तरफ बढ़ाया। तभी अचानक हर जगह अंधेरा छा गया और मंत्री जी का चेहरा उसी भयानक आदमी के चेहरे में बदल गया। अरुण ने उस अवार्ड को दूर फेंक दिया। ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर अरुण? आपने अवार्ड को फेंक दिया। आपके लिए इस अवार्ड का कोई सम्मान है या नहीं? हमने आपको यहाँ पे सम्मान पूर्वक ध्वजारोहण के लिए इनवाइट किया और आपको तो इस अवार्ड का सम्मान भी नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत जानबूझकर नहीं किया। प्लीज यकीन करो, मेरा इरादा कभी बुरा नहीं था। प्लीज अल्लाह के वास्ते रहम करके छोड़ दो मुझे। ये आप क्या बोल रहे हैं? कौन मर चुका है? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? तभी अचानक फिर से अरुण को मंत्री जी का चेहरा बदलता हुआ दिखाई देने लगा और वही भयानक आदमी अब गुस्से में अरुण की तरफ देखने लगा। धीरे धीरे उसके कपड़े बदलने लगे। उसने फौजी के कपड़े पहने हुए थे और उसके गले में एक रस्सी बंधी हुई थी, जैसे तो किसी ने उसे फांसी पर चढ़ा दिया हो। वो अरुण की तरफ भी उस रस्सी को बढ़ाने लगा और उसकी गर्दन में रस्सी डाल दी। तभी अरुण जोर से चिल्लाया, छोड़ो मुझे, जाने दो। देखो मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया था। गद्दार तुम नहीं मैं था। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। तुम गद्दार नहीं थे। कुछ महीने पहले की बात है। अरुण अपनी ड्यूटी पर था। देर रात का वक्त, अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। वो झाड़ियों के बीच छिपकर किसी से मोबाइल पर धीरे धीरे बात कर रहा था। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए सर, यहाँ किसी को मुझ पर जरा भी शक नहीं है। ये हिंदुस्तानी कभी नहीं जान पाएंगे कि मैं असली अरुण नहीं बल्कि पाकिस्तानी जासूस हूँ। जब तक इन्हें पता चलेगा कि असली अरुण को हमने बहुत पहले ही मार दिया था और मैं प्लास्टिक सर्जरी करवाकर इनके बीच रह रहा हूँ, तब तक मैं इनका सब कुछ जान चुका हूँगा। मैं यहाँ से अब तक इतनी अहम इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचा चुका हूँ। मेरी वजह से इनका हर प्लान बार बार नाकाम हो रहा है। अरुण देश की फौज में छुपा हुआ एक बहुत बड़ा गद्दार था, पाकिस्तान का जासूस। लेकिन उस रात किस्मत ने उसका राज खोल दिया। उसी वक्त एक फौजी मनोहर वहां से गुजर रहा था। उसके कानों में अरुण की बातें पड़ी और उसका खून खौल उठा। अरुण, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू अरुण नहीं बल्कि उसके भेष में छुपा हुआ पाकिस्तानी गद्दार है। मैं तुझे एक सच्चा फौजी समझता था, लेकिन अब सुन ले, मैं चुप नहीं बैठूंगा। सबको बता दूंगा। तेरे जैसे गद्दार को, तेरे जैसे बहरूपिये को मैं अपने देश की मिट्टी पर सांस लेने ही नहीं दूंगा। देखो मनोहर, तुम्हें किसी के सामने मुंह खोलने की जरा भी जरूरत नहीं है। जितना चाहिए उतना पैसा दूंगा मैं तुम्हें। बस अपनी जबान मत खोलना। इस जबान को बंद रखने की मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। मैं तेरे जैसा गद्दार नहीं हूं। मेरे लिए मेरे देश से ऊपर कुछ भी नहीं है, समझा तू? अभी के अभी जाकर सब ऑफिसर्स को सच बता दूंगा। मनोहर गुस्से में वहां से निकला और सीधे ऑफिसर्स के पास पहुंचा। उसने उन्हें सब कुछ बता दिया, जो कुछ भी उसने अपने कानों से सुना था। लेकिन अरुण पहले से ही तैयार था। गद्दार मैं नहीं बल्कि ये है सर। और जब मैंने इसे रंगे हाथों फोन पर बात करते हुए पकड़ा तो इसने उल्टा मुझे ही फंसा दिया। ये देखिए सर, हमारे इन सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की कॉपी इसके बैग से मिली है। मतलब कि आगे होने वाली हर गतिविधि ये उनके साथ शेयर करने वाला था। अच्छा हुआ जो समय रहते पकड़ा गया। ये झूठ बोल रहा है सर, मैं गद्दार नहीं हूँ। मैं अपने देश के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। गद्दार ये है, मुझ पर भरोसा कीजिए। मनोहर ने सबको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अरुण ने अपने झूठ का जाल पहले ही बुन रखा था और उस जाल में फंसकर सच की आवाज दब गई। मनोहर एक सच्चा देशभक्त, एक सच्चा फौजी,
गद्दार करार दिया गया और उसी देश की मिट्टी पर फांसी के तख्त पे चढ़ा दिया गया। लेकिन मनोहर की आत्मा मुक्त नहीं हो पाई, क्योंकि वो जानता था कि असली गद्दार अब भी जिंदा है और सम्मान पा रहा है। और आज 15 अगस्त के दिन जिस अरुण को सम्मान मिलने वाला था, उसी के सामने मनोहर ने उसका असली चेहरा सबके सामने ला दिया। अरुण को गद्दार और पाकिस्तानी जासूस साबित कर दिया गया और उसी मंच पर उसे फांसी की सजा सुना दी गई। ध्वजारोहण मनोहर के नाम से हुआ और वो गद्दार नहीं बल्कि सम्मान पूर्वक देश के लिए शहीद हुए एक जवान के रूप में अमर हो गया।